तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री क्लास के 25वीं क्लास के 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं। छठा पार्ट है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस करने को रह गई हैं, उसमें हम बात करेंगे। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें तो गुरु वशिष्ठ तक मैं आपको बता चुका इससे पहले के पार्ट में। अब ये जो चीज़ें हैं इनको मुझे आपसे डिस्कस करना है। ये लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का नगरीकरण, अर्बनाइजेशन ऑफ 6th सेंचुरी BC। अब AD BC क्या है आप लोग जानते ही हो। BC माने बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले का समय। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब ये है कि ईसा मसीह से 600 साल पहले। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आपसे क्या 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले। ठीक है ना, एक शताब्दी में 100 वर्ष हो गए ना, तो 15वीं शताब्दी यानी कि 1500 साल पहले। तो ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय, यानी कि 1 जनवरी सन 1 से 600 साल पहले ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 1 जनवरी सन 1 को। उससे 600 साल पहले भारत में शहरों का विकास तेजी से हुआ। इसी को हम कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का नगरीकरण। अच्छा, ये वही समय है जब इस धरती पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे। वही समय है ना। ये वही समय है जब इस धरती पर जो ऋग्वैदिक कालीन कबीले थे जन बन गए और जन से वो बन गए थे महाजनपद। यही वो समय है जब महाजनपद होने लगे थे और महाजनपद आपस में मिलने लगे थे। साम्राज्यवाद का युग शुरू हो गया था। ठीक है साहब। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या ईसा मसीह से 600 साल पहले भारत में शहरों का तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, ये शहर जो थे तरह तरह के थे। इसमें शहर व्यापारिक महत्व के भी थे, यानी कि कोई व्यापारिक मंडी थी, व्यापारी वहाँ पर आने लगे, ग्राहक आने लगे, तो वो तो शहर में बदल गए। कोई धार्मिक महत्व के स्थान थे, जैसे काशी धार्मिक महत्व का स्थान है ना। काशी है और भी बहुत सारी जगह हैं जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से डेवलप हुए। आप देखो ना, हरिद्वार बहुत प्राचीन शहर है, उसी दौर का शहर है। तो काशी का धार्मिक महत्व था, तो यहाँ पर तीर्थाटन के लिए लोग आने लगे, पूजा अर्चना के लिए लोग आने लगे, ठहरने लगे, तो धीरे धीरे काशी का विकास हो गया। उसी तरह से हरिद्वार का विकास हो गया, है ना। ऋषिकेश में कल्चर बहुत डेवलप है, तो ऋषिकेश का सांस्कृतिक विकास हो गया। समझ गए आप। अब राजधानी शहर भी थे इसमें, जैसे पुराने राजधानी शहर कौन से हुए? पाटलिपुत्र और मल्ल, पावा, उज्जैनी यानी कि उज्जैन, ये राजधानी शहर थे। राजा यहाँ रहता था, तो राजाओं की वजह से ये डेवलप होना शुरू हो गए। समझ गए। अब कहीं कोई सूफी संत प्रसिद्ध, जैसे आप देखें ना, अजमेर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? प्रसिद्ध सूफी संत किनकी भूमि है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, है ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का असर ऐसा था, लोग उनके दर्शन करने आते थे, धीरे धीरे ये शहर के रूप में डेवलप हो गया। समझ ना। तो तरह तरह के शहर थे। अब एक आपसे पूछेगा सवाल कि भाई ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले जो शहरों को बढ़ावा मिला, उसमें लोहे का क्या रोल था? देखो, पहले आप देखो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर बर्तन जो हैं वो तांबे के मिले हैं। ज़्यादातर बर्तन औजार जो हैं तांबे के, हड्डी के, हाथी दांत के औजार मिले हैं। क्यों? क्योंकि कांसा जो बनता है तांबा और टीन को मिलाकर बनता है। कांसा जो मिलता है तांबा और टीन को बनाकर मिलता है। टीन मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। भारत में टीन पहले भी और आज भी बहुत कम मिलता था। अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, वो बड़ी मुश्किल से आता था। तो कांसे के बर्तन वहाँ पर कम मिले हैं। ठीक है ना। फिर उत्तर वैदिक काल आ गया, वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल आ गया, तो इसमें भी आपको तांबे और कांसे के औजार ज़्यादातर या हथियार मिले हैं। लेकिन जैसे आप उत्तर वैदिक काल के लास्ट फेज में जाते हैं, तो D.D. कौशाम्बी ने लोहे के महत्व को बहुत दिखाया है। जैसे ही आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जाते हैं, तो लोहे का चलन आम हो गया। लोहे का जो चलन है वो आम हो गया। अब इस समय जो आप बार बार कहते हैं ना मगध, इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, छोटा सा मैं बना देता हूँ जल्दी से। अरे किसी ने लिखना तो नहीं था, मगर हाँ फ़ोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ना भारत, तत्कालीन वर्तमान भारत। ये जो इलाका है ना, ये देख रहे हो ना आप, ये है मगध। बार बार जो कह रहे हो ना मगध, ये रहा आपका अंग, मगध अंग। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कंबोज है ना, ये रहा आपका प्रतिष्ठान काशी, और यहाँ पर वज्जी संघ, यहाँ पर 7 कबीलों का ये मेल था, इसलिए इसको कहते हैं
वज्जीसन। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ रहा आपका अवंती या उज्जैन, अवंती या उज्जैन। तो ये अलग अलग महाजनपद है, अलग अलग एम्पायर हैं, आपने समझ लें ये अलग अलग एम्पायर हैं। तो इसमें ये वाला जो एरिया था, भारत में लोहे की खोज, भारत में लोहे का आम चलन, या भारत में लोहे की सबसे ज़्यादा खानें जो मिली वो यहीं मिली। लोहा और लोहे को गलाने के लिए कोयला, लोहा और लोहे को गलाने के लिए कोयला जो सबसे ज़्यादा था वो यहाँ था। इसके अलावा घने जंगल थे यहाँ, और जंगलों में लकड़ी थी। नाव बनानी है ना, मकान बनाने हैं, पुल बनाने हैं, है ना, लोहे को गलाने के लिए कोयला चाहिए, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने लोहे को बढ़ावा दिया। अब लोहे से क्या होता है, ध्यान रखना, लोहे से क्या होता है, दो चीज़ें हुई। एक तो लोहे की खोज हुई, तो खेती में लोहे का इस्तेमाल होने लगा। लोहे के हल, लोहे के हंसिए, लोहे के हल और लोहे के हंसिए। तो घना से घना जंगल जो है वो लोहे के हल की वजह से आसानी से जोता जाने लगा। यानी लोहे ने खेती को आसान कर दिया। अब जब लोहा आया तो लोहार आया, है ना, लोहे के तीर कमान बनाने लगे। लोहे ने तरह तरह के शिल्प को बढ़ावा दिया। लोहे के बर्तन आने लगे, लोहे के हथियार आने लगे, लोहे के औजार आने लगे, गुलमेख आ गई, है ना, कीलें आ गई, तरह तरह की चीज़ें आने लगी ना लोहे से। अब लोहा जो था वो तांबे और कांसे से ज़्यादा मजबूत था। लोहे के जो हथियार थे वो तांबे और कांसे से कहीं ज़्यादा मजबूत थे, उसके औजार कहीं ज़्यादा मजबूत थे, कहीं ज़्यादा उपयोगी थे। तो लोहे की वजह से खेती करना आसान हो गया। खेती करना आसान होने की वजह से पैदावार बढ़ गई। पैदावार जब बढ़ गई तो हमारा पेट भरा, हमारा पेट भरा। सबसे पहले हमारा पेट भरा, बदन पे कपड़े आए, हमारी जो है जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ, जो उम्र है वो ना हमारी वो बढ़ गई, उम्र हमारी बढ़ गई, है ना, प्रजनन की क्षमता बढ़ गई। अब एक तो हमारी उम्र बढ़ गई, दूसरा हमारे बच्चे ज़्यादा होने लगे, आबादी बढ़ गई, मगध और अंग में खूब आबादी हो गई। उस आबादी ने डिमांड पैदा करी, उस आबादी ने क्या करा, डिमांड पैदा करी, है ना, डिमांड पैदा करी। अब उस डिमांड ने किसान को ज़्यादा पैदा करने के लिए और शिल्पकार को या छोटा मोटा जो उद्योगपति था उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित किया। इससे व्यापार पैदा हुआ, है ना। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो ग्रामीण बंद अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था समझते हो, ग्रामीण कहते हैं गांव जो थे आत्मनिर्भर इकाई थे, यानी कि बाहर से कोई लेना देना नहीं है। आसपास साल भर में कोई मेला लग गया तो उसमें कोई व्यापारी आ गया, उससे कुछ ले लिया तो ले लिया, नहीं तो गांव की ज़रूरतों का जो सामान होता था सब गांव में ही पैदा हो जाता था। लेकिन अब तरह तरह के उद्योग धंधे, शिल्प निकल के आए तो व्यापार को बढ़ावा मिला। पणी आ गए, सब व्यापारी आ गए जो दूर दूर जा कर के व्यापार करने लगे। देखो, खेती बढ़ी, अनाज हुआ, अनाज का सरप्लस हुआ, उस अनाज ने आबादी को बढ़ावा दिया, इस आबादी ने मांग पैदा करी, इस मांग ने उद्योग धंधों, शिल्प और व्यापार को बढ़ावा दिया। पैसा, इससे इकोनॉमी डेवलप होने लगी, इकोनॉमी में पैसा आने लगा। अब जो राजा था उसको ज़्यादा टैक्स मिलने लगा, राजा को टैक्स ज़्यादा मिलने लगा। अब ज़्यादा टैक्स मिलने की वजह से राजा की इनकम बढ़ गई। राजा की इनकम बढ़ने की वजह से राजा ने अपने पास परमानेंट आर्मी रख ली, राजा ने अपने पास परमानेंट आर्मी रख ली। उस परमानेंट आर्मी को हथियार मिले लोहे से, लोहे के हथियार, लोहे से हथियार मिले। अब परमानेंट आर्मी, बड़ी बड़ी आर्मी, लोहे के हथियार, आसपास इलाके जीतने शुरू कर दिए। तो साम्राज्यवाद जो सबसे पहले शुरू करा मगध ने शुरू करा, आसपास के इलाके, कभी अंग को जीत लिया, कभी काशी को जीत लिया और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। तो लोहे ने इस तरह से भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति कर दी। ये था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की खोज का महत्व और कैसे लोहे ने अर्बनाइजेशन या नगरीकरण को बढ़ावा दिया। तो जो पहला नगरीकरण था वो सिंधु घाटी सभ्यता में था। दूसरा नगरीकरण जो था वो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले था। अब उसके बाद धीरे धीरे ये नगरीकरण बढ़ता गया, मौर्य आए, है ना। मौर्यों के समय में ये अर्बनाइजेशन या शहरीकरण जो था अपने पीक पर था, अपने पीक पर था। जैसे ही मौर्यों का शासन खत्म हुआ, सम्राट अशोक का शासन खत्म हुआ, ये नगरीकरण ढहने लगा। गुप्तों ने इसे संभालने की कोशिश करी, लेकिन नगरों का जो वैभव था, जो शान थी नगरों की, वो पहले जैसी ना हो पाई, है ना। इनको संभालने की कोशिश कुषाणों ने भी की, लेकिन पहले जैसी शान शौकत ना हो पाई। फिर जब तुर्क आए, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, जब तुर्क आए तो उन्होंने फिर से पूरे भारत को जो पॉलिटिकल एक किया। अच्छा, तुर्क अपने साथ बहुत सारी तकनीक लेकर आए, जो आप देख रहे हैं ना, गुलमेख समझते हैं ना, दरवाज़ों की गुलमेख, और जो बढ़ई होते हैं उनका सिकंजा, बढ़ई का सिकंजा, और वो छेद करने वाला खांचे, जो है सुराख करने वाला खांचे वाला बर्मा, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना वो बर्मा, गुलमेख, निहन्ना, बहुत सारे यंत्र होते हैं वो बढ़ई शिल्प में, सिकंजा, ये सारे के सारे तुर्क लेकर के आए। हैंडपम्प,
जो नल है ना, नल जो है, हैंडपम्प जो है, हैंडपम्प की तकनीक तुर्क लेकर के आए। और बहुत सारी तकनीकें जो हैं, वो होता है ना जिसे आज कहते हो आप मैग्नेटिक कंपास, हिंदी उसे फारसी में कहते हैं चुंबकीय कुतुबनामा, जिससे समुद्र में दूर दूर तक यात्राएं करना संभव हो गया। तो ये सब तुर्क लेकर के आए। इसके अलावा तुर्क जो है राजकाज करने का बेहतर तरीका लेकर आए, प्रशासन का बेहतर। आज जो देखते हो आप, आज जो आप गवर्नर सुनते हो तो वो मुगलों के समय का सूबेदार था और तुर्कों के समय वो इक़्तिदार था। बहुत सारे अधिकारी उसी समय के नाम बदल के आज तक चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी उनको फॉलो किया है ना। तुर्क अपने साथ प्रशासन करने के नए तरीका लेकर के आए, तमाम तरह की तकनीक लेकर आए, जिसने प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। प्रोडक्शन ने व्यापार ने राजा के पास इनकम को बढ़ावा दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अंग्रेज़ों ने हमें लूट के अपने घर ले गए, लेकिन तुर्क या मुग़ल आए तो उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। जैसे बाबर ने कहा ना, काबुल की जीत के बाद बाबर ने क्या कहा, काबुल की जीत के बाद नहीं, भारत की पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने क्या कहा था कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। उसके बहुत से साथी वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन वो यहीं जम गया। उसके बाद फिर जो भी उसके वारिस थे वो सब यहीं रहे। उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। तो जो भी लूटा, अगर आप लूटना कहें, जो भी लूटा कहा, जो भी पैसा वैसा उन्होंने जनता से वसूला, वो सारा का सारा कहाँ खर्च किया? यहीं हुआ। ताजमहल कहाँ बना? यहीं बना। कुतुब मीनार कहाँ बना? यहीं बना, है ना। धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने रेशम कारीगरों को, ऊन के कारीगरों को, कालीगंज के कारीगरों को, जरी के काम को, सोने चांदी के काम को, सबको यहीं बढ़ावा दिया। विदेशों से कच्चा माल मंगाया और यहाँ के सुनारों से कहा बनाओ और यहीं खपाओ। तो वो यहाँ भी बना, यहाँ के लोगों को काम भी आया और विदेशों में भी गया। वो तुर्कों के समय में या सल्तनत काल में, उसके बाद मुग़ल काल में भारत जो है वास्तव में सोने की चिड़िया बन गया। औरंगजेब के समय तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, भारतीय जीडीपी जो थी, विश्व की जीडीपी की 25% थी। भारत का विश्व के 25% कारोबार पर हिस्सा था। ये तो बाद में जब ब्रिटिशर्स आए हैं, उनकी जो पॉलिसी थी कुछ इस तरह की कि जो भी खरीदना विदेश से खरीदना और कच्चा माल यहाँ से बाहर भेजना और वहाँ से उसी कच्चे माल से तैयार माल बनाना और यहाँ लाना। एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, सूती कपड़े के घर को ही सूती कपड़े से भर दिया। यहाँ से कच्चा कपास ले गए, वहाँ कपड़ा तैयार किया और यहाँ भेज दिया। इस वजह से उन्होंने हमें लूटा। लेकिन ये तुर्क या मुग़ल जो थे, इन्होंने जो है कि यहीं खर्च किया, धीरे धीरे यहीं बस गए। तो इसलिए इन्होंने भारत की समृद्धि में योगदान दिया। लेकिन जब ये कमज़ोर हो गए तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेज लूट गए। आज जो भारत में गरीबी है, कुछ हद तक जो भारत में आज जो गरीबी देख रहे हो, तंगहाली आप देख रहे हो, तो इन्हीं ब्रिटिशर्स की नीतियों की वजह से है। इन्होंने इतनी बुरी तरह से हमें लूटा। इनकी पॉलिसी थी कि चाह करके भी, हालांकि भारत अब धीरे धीरे विश्व गुरु बन रहा है ना, और जल्दी ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये चेंजेज हैं, कहते हैं ना भाई, जापान भी गुलाम था, लेकिन जापान विश्व युद्ध के बाद तेजी से संभल गया और ये हो गया वो हो गया, आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है वगैरह। तो जापान का पैसा बाहर नहीं गया, हमारा पैसा, हमारे संसाधन लूटे गए, इसलिए हम तंग हाल रहे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें उभर रही हैं, उम्मीद है बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से ये जो वैदिक काल है वो पूरा हो गया है। और अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाजनपद और गुप्त एम्पायर। बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा उत्तराखंड पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही हैं, मैथ्स रीजनिंग क्लासेस भी चल रही हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।